मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन के 22 लेक्चर में। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आपको याद होना चाहिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन और इट शुड बी कि ये लास्ट टॉपिक भी हो आपके लिए और लास्ट लेक्चर भी। तो कोशिश ये करनी है बच्चों कि आज के टॉपिक को प्रॉपर फोकस से समझना है, क्योंकि आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लंबा हो, लेकिन सिंगल टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम किसी पार्टिकल को किसी सर्कुलर मोशन पे रोटेट कराते घुमाते हैं तो ऐसे हमने मोशन में देखा कि मोशन के लिए रिक्वायर्ड है कि एक सर्कुलर पॉइंट के सेंटर पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, मतलब वृत्तीय पथ के केंद्र पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, चाहे वो क्षैतिज गति हो चाहे वो ऊर्ध्वाधर गति हो। तो बात आज हम लोग करने जा रहे हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक, मोशन इन वर्टिकल प्लेन। अब हम मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में अगर हम किसी कण को बांध करके किसी डोरी से, अभितान्य डोरी से बांध करके वृत्ताकार तल पर घुमा रहे हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर कोई सेंटर है और ये हमने डोरी से इसको बांध दिया है, ठीक, जिसकी लंबाई जो है वो फिलहाल के लिए L रखी है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया, ये घुमाना स्टार्ट किया। तो यहां से जब घुमाया तो मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए हम जब किसी चीज को घुमाना चाहते हैं ना, तो किसी एक बिंदु से पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहें तो यहां से बता सकते हैं, यहां से। तो स्टार्ट पॉइंट जो है वो जरूर, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैंने लटका रखा होगा, लेकिन जब शुरू करेंगे तो शुरुआत के लिए आपको वेग दिखाना होगा। तो यहाँ पर जब शुरू करेंगे तो यहाँ वेग 0 दिखाना होगा। मान लेते हैं कि आपने यहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट किया और जब घुमाना स्टार्ट करेंगे तो आपको देना होगा ऐसे कुछ क्या वेग। तो मान लेते हैं कि आप किसी पॉइंट P पर इस समय हैं जहां से आपने इसको v वेग दिया और इसको यहां से घुमाना स्टार्ट किया। इस टाइम पर जब आप घुमाना स्टार्ट करते हैं तो ये दो पेंडुलम नहीं है, पेंडुलम आपका एक ही है। आपको बस दिखाया ये गया है कि ये जब यहाँ पे रहा होगा तो रेस्ट में रहा होगा, लेकिन अब जब मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो इस समय पॉइंट P पर किसी क्षण इसका वेग v है और ये उसी L लंबाई की डोरी से अभी बना हुआ है। अब यहाँ पर इसका सेंटर O है, ये घूमना प्रारंभ करता है कुछ इस तरीके से वर्टिकल सर्किल में, ये वर्टिकल सर्किल में ये घूम गया, ठीक। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं वर्टिकल सर्किल में मोशन, ये आपने देखा कि ये v वेग से किसी क्षण पॉइंट P पर है, घूमने देते हैं इसको, ठीक। ये यहां से घूम रहा है, यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और यहां से हमने एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों ड्रॉ हो गया। यहां पर आप फिलहाल के लिए कोई पॉइंट का नाम A दे सकते हैं और यहां पर आप किसी पॉइंट का नाम B दे सकते हैं, ठीक। तो A B ये हो गया। यहां पर आप किसी पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं C और यहां पे आप किसी पॉइंट का नाम D दे सकते हैं। मतलब पूरे सर्किल पे आपको 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, A B C D। तो जब यह कण यहां पर इस समय P पर है तो इसका वेग B है और ये चलना प्रारंभ करना शुरू कर चुका है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इस पेंडुलम के घुमाने की, तो इस समय पेंडुलम का जो कुछ ना कुछ मास होगा और इसका मास मान लेते हैं अगर m है, तो नीचे की ओर बच्चों क्या लगना चाहिए, तो नीचे की ओर निश्चित रूप से क्या लगना चाहिए, mg। आपको ये भी पता है कि घुमाना आप सेंटर से चाहते हैं तो अंदर की ओर तो तनाव तो निश्चित रूप से लगा होगा कि डोरी है, डोरी पर तनाव निर्धारित है, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। डोरियों पे तनाव जो है निर्धारित होता है, फिक्स होता है, क्योंकि उसकी अपनी क्षमता जो है वो बदल नहीं सकती। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर mg कहीं और, तनाव कहीं और लग रहा है, तो ऐसा ही काम हम लोग यहाँ पर mg के कंपोनेंट के हेल्प में लेंगे। तो mg यहाँ पे लग रहा है, लेकिन mg कंपोनेंट में टूटे कैसे, उसके लिए एंगल चाहिए। मान लीजिए कि
ये ऊर्ध्वाधर अक्ष से इस समय किसी क्षण पॉइंट P पर जो पेंडुलम है वो एंगल थीटा बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है। तो एट द सेम टाइम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो आप पाएंगे कि ये वाली लाइन स्ट्रेट हो गई और इसमें दो लाइन ऐसे करके पैरेलल हो गई, तो ये वाली थीटा की वैल्यू सेम यहां पर भी वही देगा। क्या बोलते हैं, यहां पर सेम इस तरीके से आप जानते हैं कि mg इफेक्टिव तो है नहीं तो पेंडुलम तो टूट जाती, यहीं से टूट के नीचे गिर जाती। इसका मतलब mg जब खुद इफेक्टिव ना हो तो उसके लिए कंपोनेंट चाहिए। जब किसी क्षण थीटा कोण बनाता था ऊर्ध्वाधर से, तो एट द सेम टाइम उसी टेंशन वाले लाइन ज्वाइनिंग से mg थीटा कोण बनाएगा। mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक mg का इस साइड कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा के नाम से इस साइड, और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इसी के दूसरी साइड क्या होगा mg sin थीटा। तो यहां पर mg के दो कंपोनेंट देखने को मिले, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg के दो कंपोनेंट यहां पर हो गए। इस तरीके से आपने जो mg के दो कंपोनेंट देखे, इनमें एक कंपोनेंट जो है mg cos थीटा वो टेंशन के ऑपोजिट होने के कारण टेंशन का विरोध जताएगा, लेकिन क्या इसको बैलेंस कर लेगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि mg cos थीटा और टेंशन आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो ये पेंडुलम यही रुक जाएगा। और पेंडुलम को रुके नहीं रहना है, चलते रहना है वृत्तीय पथ पर, उसके लिए इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होनी है। और ये आवश्यक अभिकेंद्र बल इन्हें कहां से मिलेगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक के डोमिनेशन से मिलेगा। और जरा सोचिए आइडिया लगा करके कि हमें अगर घुमाना है सेंटर के रिगार्डिंग, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा, तभी तो ये घूम पाएगा। इसका मतलब टेंशन ज्यादा होगा किससे, mg cos थीटा से, और वो ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा जो परिणामी बल होगा वही इसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। इसका मतलब ये तय हुआ कि टेंशन जो है इससे ज्यादा है, जिससे परिणामी रूप से इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलेगा। वहीं मैं बात करूं इस क्षण जब इसका वेग ऊपर की ओर v है, तो इसके वेग के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट है, mg का घटक है, mg sin थीटा। अब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो निश्चित रूप से mg sin थीटा इसकी गति का क्या कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा। यही कारण है कि जब कोई पेंडुलम ऊपर मतलब वृत्तीय गति में ऊपर की ओर बढ़ता है तो mg sin थीटा उसकी गति का विरोध करते हुए उसके वेग को क्या करता जाता है, कम। ये घूमते 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 ऊपर जाते समय अपना वेग को क्या रिड्यूस करता जाएगा। आइए थोड़ा इसके स्टेटमेंट को समझें, ठीक है। माना कोई m द्रव्यमान का पिंड L लंबाई के डोरी से बंधा है तथा ऊर्ध्व वृत्त में गति कर रहा है जहां किसी क्षण बिंदु P पर इसका वेग v है, जहां यह ऊर्ध्व से थीटा कोण आंतरित करती। ध्यान ये देने वाली बात है कि जब ये ऊर्ध्व वृत्त में घूमना चाहती है तो इस क्षण जो है अभिकेंद्र बल कितना होगा जो कि इसे घुमाने के लिए चाहिए, ठीक है। तब कण पर आवश्यक अभिकेंद्र बल
तनाव बल तथा mg cos थीटा के परिणामी के द्वारा प्राप्त होता है। लीजिए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कौन अधिक होना चाहिए, ऑफ कोर्स टेंशन। तो ऐसे केस में टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m, जो कि इसका द्रव्यमान है, v स्क्वायर अपॉन l। ये l जो है वो r होना चाहिए था, क्योंकि डोरी की लंबाई आपने l ले रखी है, इसलिए यहाँ पे मुझे l लिखना पड़ा। तो ये हो गया समीकरण 1 तैयार। ठीक, अधिक बल माइनस कम बल इज इक्वल टू, इसको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। समीकरण 1 ध्यान में रखे रहिए, क्योंकि आगे यही हमें हेल्प करेगा चीजें कैलकुलेट करने में। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब ये पॉइंट P पर है, तो अगर हम इससे यहां से एक लंब डाल दें, किस पर, एक लंब डाल दें O से B पर, तो इसका नाम रखना पड़ेगा क्या, OM। यहां पर आपने जब यहां से लंब डाला तो आपने देखा कि ये पूरी लंबाई पे नहीं, बल्कि OB के बीच में ही कहीं M बिंदु मिल गया। और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ वो कुछ और होगी। अगर ये वाली लेंथ मैं बोलूं L है, ये वाली लेंथ मुझे पता है डोरी की लंबाई तो बदलेगी नहीं, तो ये वाली लेंथ L है और ये वाली लेंथ निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ M तक कैसे निकालेंगे। तो M तक निकालने के लिए, ठीक है, यहां पे एक छोटा सा लिखिए, त्रिभुज OMP में, OMP में अगर थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये आधार होगा। तो आधार और कर्ण का ही इस्तेमाल होना, तो आपको निकालना है क्या, cos थीटा, जिसमें आधार होता है, तो आधार आपका होगा OM बच्चों, और कर्ण जो है वो ये है OP, तो यहाँ पे लिखेंगे OP। ठीक, तो यहां से आपने लिखना है OM इज इक्वल टू OP जो कि आप देख पा रहे हैं L। ठीक, OP जो है L, और साथ में cos थीटा, थीटा तो आपको पता ही उर्दू से बना हुआ एंगल है। ठीक, सिंस आपको ये बात पता चली, अतः जब ये यहां से ऊपर की ओर उठेगा, तो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि ये पूरा सर्किल कवर ना कर ले, उसके लिए इसको ऊपर जाना है। तो ऊपर जब पहुंचेगा, तो उस समय ये सेंटर से कितनी ऊंचाई पर होगा, L ऊंचाई पर होगा, क्योंकि डोरी तो नहीं बदली, डोरी वही है। तो डोरी की लंबाई यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक जो है OM है। तो यहां से कुल ऊपर जाने में इसे गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, गुरुत्व के विरुद्ध। तो जो गुरुत्व के विरुद्ध कृत कार्य होता है, वो एक्चुअली स्थितिज ऊर्जा ही होती है, कुछ और नहीं होती। तो यहां से वहां पहुंचने में उसे स्थितिज ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जो बच्चे स्थितिज ऊर्जा की बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें हम बता दें कि स्थितिज ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है, अब वो होता है mgh। ठीक है, और जो बच्चे गतिज ऊर्जा नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपने 9th में जरूर देखे हैं, बस याद नहीं होगा। तो इसको स्थितिज ऊर्जा, जिसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो एक ही कण में पॉसिबल है। कैसे, आइए थोड़ा देखें। तो इस समय जब कण यहाँ पर है, तो उस समय इसमें गति भी है, और इस समय एक स्थिति पर भी है, यहाँ से नई स्थिति पर। तो इस समय इसके अंदर गतिज और स्थिति दोनों है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी, और एक चीज कम होती जाएगी, गति, तो इसकी गतिज ऊर्जा घटती जाएगी। तो जो गतिज ऊर्जा घटेगी, ठीक है, वो स्थितिज ऊर्जा लेकर के आ रही है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू होना चाहिए। ठीक है, चित्र में ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि जब यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसकी वेग में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी, और स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कमी को कैसे दिखाएंगे गतिज ऊर्जा में, तो पहले जब यहाँ पे था तो इसका वेग था v, तो इसकी गतिज ऊर्जा रही होगी हाफ mv स्क्वायर। जब ये ऊपर पहुंचा तो इसका वेग क्या हुआ, घट गया। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसका वेग सबसे कम होगा इस समय। तो इस समय जब इसका वेग सबसे कम होगा तो कितना होगा, तो आप लिखेंगे हाफ m, मास तो ही रहेगा, उस बिंदु पर v a स्क्वायर, ठीक है, वेग वहां पर
और ये जो कमी देखने को मिल रही है, यहां से वहां के बीच में जो कमी देखने को मिली, इसे हम स्थिर ऊर्जा के रूप में प्राप्त करेंगे उस पेंडुलम में। और ये होता है m इंटू जी इंटू एच। एच यहां से लेकर के m से लेकर के a तक, तो ये होगा कितना, ये होगा देखो बच्चों l, ये l प्लस ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू है कितनी, ये है l cos थीटा, यहां से लेके यहां से, तो टोटल हो जाएगा l प्लस l cos थीटा। लीजिए ये हो गया, बात समझ आ गई। तो ये एक इक्वेशन और तैयार हुआ, यहां से इसका नाम आप दे सकते हैं 2। तो समीकरण नंबर आपका 2 और समीकरण नंबर 1 आपने पहले से तैयार किया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी सिस्टम को बांध के घुमाते हैं, तो जब ये सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो सबसे कम तनाव पर होता है, और जब ये उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय उसका तनाव डोरी पर मतलब शून्य हो जाता है। मतलब जब आप किसी चीज को घुमाते हो ना, तो आपकी मांसपेशियां सबसे टाइट तब होती हैं जब वो लटकी होती है, क्योंकि आप गुरुत्व के अधीन कर रहे हो। और जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो ऐसे केस में आपकी जो नसें हैं वो फ्री हो जाती हैं, और उस समय डोरी उस समय सबसे ढीली पड़ी होगी, और इसका मतलब इस समय डोरी पर तनाव क्या होगा, शून्य होगा। याद रखिएगा उच्चतम बिंदु पर, तो उच्चतम बिंदु पर डोरी में जो तनाव होगा बच्चों, वो क्या होगा, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी मांसपेशियां फ्री हो जाती है और डोरी आपकी इस समय लचकदार होती है। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं उच्चतम बिंदु पर TA इज इक्वल टू क्या, 0, अर्थात आप समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का प्रयोग करने का समय आ चुका है। तो समीकरण 1 था कितना, था आपका TA माइनस mg cos थीटा। थीटा जब उच्चतम बिंदु पर हो गया, यहां से यहां पहुंच चुके होगे, तो ये पूरा जो एंगल है यहां से लिया जाएगा, ये पूरा एंगल, और इस समय ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक पूरा ऊर्ध्व से, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू एम वी ए, ऊपर वेग और नीचे एल। ये TA 0 हो जाएगा जैसा कि हम अभी लिखे थे, माइनस, ठीक, cos 180 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, -1, तो -1 और माइनस ये हो जाएगा प्लस mg, ठीक, इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन l। ये अब 0 से कोई मतलब नहीं, m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा va स्क्वायर इज इक्वल टू gl, या फिर va इज इक्वल टू अंडर रूट में gl। देखिएगा बच्चों, ये आ गई सबसे लोएस्ट स्पीड, कहां पे, टॉप पे। तो लोएस्ट स्पीड टॉप पे मतलब अगर हम किसी कण को वृत्तीय पथ पर घुमाना चाहते तो कम से कम ये वो वेग है या वह चाल है जिससे उस पॉइंट पर ये वृत्तीय पथ को पार कर सकती है। अगर इससे ज्यादा होगी तो भी पार करेगी, इससे कम होगी तो ये क्या होगी, लचकदार होकर के यहीं से कहीं भी गिर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम बिंदु पर तनाव जरूर शून्य होता है, कभी चाल शून्य नहीं होती। चाल शून्य हो जाएगी तो गेंद वहीं से वृत्तीय पथ का वर्ग नहीं करेगी, गिर जाएगी। तो यह उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग, ठीक, बात समझ आ गई, ये बातें हो गई। तो अब इसकी जरूरत किसे है, तो इसकी जरूरत है हमें, किसको, हमें समीकरण 2 में जरूरत है। पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को समझना है तो आइए अब इस पूरे फैक्टर को पहले इरेज करके हम लोग आसानी से या फिर क्लियरली यहां पर देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने के लिए हमारे पास देखिए क्या है, mv स्क्वायर, जो कि एक
जनरल वेलोसिटी है पॉइंट पी पर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो ए की जगह वी ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आप निकाले थे, वी ए की वैल्यू आई थी अंडर रूट जी एल बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये केवल जी एल आएगा। बात क्लियर है? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम, ठीक है, जी साथ में क्या लिखना है एल प्लस एल कॉस थीटा। हमने समीकरण 2 में वी ए की वैल्यू रख दी। यहां से थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको आप पहचान पा रहे। 1/2 कॉमन ब्रैकेट और यहां पर आपका अंदर आया v स्क्वायर माइनस साथ में बच्चों क्या है यहां पर आपका gl इज इक्वल टू एम जी एल कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, m के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहां से आप लिख सकते हैं क्या, 2 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो v स्क्वायर माइनस जीएल इज इक्वल टू 2 जीएल 2 देखिए 2 जीएल प्लस 2 जीएल कॉस थीटा। जीएल को उस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जीएल प्लस 2 जीएल कॉस थीटा। और तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3 GL GL 3 प्लस 2 कॉस थीटा। तो आपका जो ये वेलोसिटी आ गया इसे हम कहेंगे जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये आपका 3rd। ठीक, तो इसे जनरल क्यों कहते हैं, क्योंकि थीटा ही एक ऐसी वैल्यू है जो पल पल चेंज होगी, तो वेलोसिटी भी पल पल हर पॉइंट पे चेंज होगी। चलिए तनाव भी निकाल लेते हैं। तनाव कैसे निकालेंगे, तो तनाव का जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है T माइनस क्या था एम जी कॉस थीटा, तो आपको पता ही था, इज इक्वल टू क्या था एम वी स्क्वायर था, तो एम अपॉन एल और ये वी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे रूट वाली, तो v स्क्वायर था तो ये रूट हट जाएगा, साथ में आएगा जी एल 3 प्लस 2 कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो ये l टर्म कैंसिल हो गया और आपका बचा mg इंटू 3, तो हो जाएगा t माइनस mg कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा। यहां से आपने क्या करना है mg cos थीटा को उधर ले जाना है, तो ऐड होगा किससे 2mg से, तो 3mg cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ t इज इक्वल टू हो जाएगा 3mg। आप यहाँ पे फिलहाल के लिए दोनों में कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक, बात समझिएगा क्या किया मैंने, इस वाले mg cos थीटा को इधर ले आए, 3mg cos थीटा हो जाएगा, 3mg निकाल लिया मैंने कॉमन, तो होगा 1 प्लस cos थीटा। तो ये आ गया आपका तनाव का जनरल फॉर्मूला। ये तनाव कहां पर है, P पर, क्योंकि थीटा के साथ साथ तनाव भी चेंज होगा, थीटा के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होगी। जो चीजें वेरिएशन दिखाती है ना उसे जनरल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे इस जनरल इक्वेशन से स्पेशल केसेस क्या क्या होंगे। स्पेशल केसेस का मतलब क्या होता है कि किस पॉइंट पर हम कितना प्राप्त करें तनाव, कितना प्राप्त करें वेग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ये यहां से उठ करके C पर पहुंच जाए, मतलब बिंदु C पर, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं बिंदु C पर। ये एक छोटा सा कॉलम होगा। बिंदु C पर क्या निकालेंगे आप पहले, तो बिंदु C पर आप निकालेंगे वेग। तो वेग के लिए ये फॉर्मूला, इसको मैंने इसीलिए नहीं बिठाया क्योंकि अब इसका हेल्प लेंगे हम। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो यहाँ ब्रैकेट में आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में GL 3 प्लस 2 cos 90। cos 90 की वैल्यू बताइए बच्चों, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो ये वाला जो टर्म है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, BC इज इक्वल टू अंडर रूट में 3GL। ये आ गया वेग इस बिंदु पर, क्षैतिज बिंदु C पर। इसी बिंदु पर तनाव निकालना होगा, TC निकालना होगा। तो TC के लिए ये वाला फॉर्मूला फॉलो करिएगा, इज इक्वल टू 3mg
1 प्लस कॉस कितना, कॉस 90 डिग्री। पता ही है आपको कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। तो कॉस 90 की वैल्यू, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहां से टीसी की वैल्यू निकालनी होगी तो आप लिखेंगे 3mg इंटू 1, मतलब आपका आएगा टीसी इज इक्वल टू 3mg, ठीक। तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। और बीसी, तो इस तरीके से जैसे मैंने बिंदु सी पर निकाला है वैसे आपका होमवर्क होगा बिंदु बी पर, ठीक। बिंदु बी पर आपको क्या निकालना है होमवर्क में, वीबी की वैल्यू निकालनी है और तथा आपको बिंदु बी पर निकालना है टीबी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। बिंदु बी पर तनाव निकालना है, इस फॉर्मूले में रखिएगा। इस बिंदु पर तनाव निकालने के लिए आपको थीटा की वैल्यू चाहिए होगी और थीटा की वैल्यू आप कितना रखिएगा, थीटा की वैल्यू इस बिंदु पर आप 0 रख करके सॉल्व करिएगा। और वेग निकालना होगा, तो वेग निकालने के लिए इस बिंदु पर आपको थीटा की वैल्यू फिर से 0 ही रखनी होगी। निकाल करके आप मुझे ये कंप्लीट करके दिखाएंगे, ये होगा आपका होमवर्क। ए पर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ए पर तनाव तो 0 होता है और वेग आपको पता ही है उस बिंदु पर √GL होगा। उस बिंदु पर मतलब उच्चतम बिंदु पर यह वेग क्रांतिक वेग या क्रांतिक चाल भी कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रांतिक चाल से ऊपर होने पे क्या कोई कण वृत्तीय पथ को कंप्लीट करेगा ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंतर्गत, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अगर क्रांतिक चाल से कम हो जाए तो वो भी क्या करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कभी भी नहीं, ये पॉसिबल है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसे करेंगे आप कंप्लीट और करके हमें बताएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।